हे एवरीवन, ब्रेन क्लासेस के अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में कि सेल होती क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है। इसके अलावा हम सेल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी सेल के पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल की खोज किसने की, सेल का नाम किसने दिया। इसके अलावा हम सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है और सेल दिखती कैसी है। लास्ट में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सेल का डिवीजन कैसे होता है, यानी कि एक सेल से दो सेल कैसे बनती है और दो सेल से अनदर सेल्स कैसे बनती है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सेल की डेफिनेशन से कि सेल की डेफिनेशन होती क्या है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ हम ह्यूमन बॉडी की जगह ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से मिलके बने होते हैं, और जो उनका काम होता है वो सेल के द्वारा ही किया जाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं एंड ह्यूमंस हैं, ये सभी सेल के बने होते हैं, और जो इनका फंक्शन होता है वो सेल के द्वारा ही किया जाता है। ओके, तो ये एक डेफिनेशन हो गई सेल की कि सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है एक ऑर्गेनिज्म की, और एक सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू के द्वारा किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और उस ऑर्गन के द्वारा उस सिस्टम का फॉर्मेशन किया जाता है, और एक कंप्लीट सिस्टम सभी मिलके एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो सेल से बनती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम के बाद पूरी एक बॉडी बनती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में सेल की हिस्ट्री के बारे में। तो आज से कुछ 400-500 साल हम पीछे चलते हैं। एक साइंटिस्ट थे, एवी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ओके, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर पॉन्ड्स की, यानी कि तालाब के पानी की कुछ बूंदें डाली। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप में ये देखा कि उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मूव कर रहे थे। ओके, तो इन्होंने ये पाया कि ह्यूमन के अलावा भी कुछ, ह्यूमन और एनिमल्स के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मूव करते हैं। तो इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ देखी, और इन्होंने इसके अलावा स्पर्मेटोजोआ भी देखा। अपने माइक्रोस्कोप के अंदर स्पर्मेटोजोआ देखा। ओके, इसके अलावा पॉन्ड्स की पानी की कुछ सेल्स देखी, और उन्होंने सेल की डेफिनेशन के बाद हम पढ़ते हैं सेल की हिस्ट्री के बारे में। सेल की हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, और लगभग 400 साल पहले, लगभग 1600 के अंदर एक नीदरलैंड की साइंटिस्ट है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इनके पास एक माइक्रोस्कोप था, और इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर पानी की कुछ बूंदें डाली। ओके, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस पानी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटेस्टा इन्होंने देखा, और इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखी। ओके, इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया और प्रोटेस्टा जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, और उन्होंने नाम दिया एनिमल कुले। ओके, इन्होंने सेल नाम नहीं दिया उनको, और नाम दिया एनिमल कुले, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल्स देखी। ओके, और लगभग उसी टाइम पे, कुछ टाइम बाद, लगभग 1665 के अंदर एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्लांट का टुकड़ा लिया। ओके, एक प्लांट यानी कि एक पौधे का टुकड़ा लिया, और इन्होंने माइक्रोस्कोप से उसे देखा, और माइक्रोस्कोप से उन्हें देखने के बाद उन्हें कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिली। ओके, कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर नाम देखने को मिली, और उन्होंने उसे नाम दिया सेल। तो रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को सेल नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक को सेल का फाउंडर भी कहा जाता है। ओके, अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। लगभग 1800 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, मैथियास जैकोब स्लीडेन। ओके, मैथियास जैकोब स्लीडेन, इन्होंने ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 के अंदर अपने माइक्रोस्कोप के अंदर प्लांट की सेल देखी। ओके, और
और इन्होंने ये कहा जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सभी सेल्स के बने होते हैं। तो मैथियास लिडेन पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सब सेल्स के बने होते हैं। और उसी टाइम पे एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान। ओके, थियोडोर स्वान ने ये कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सभी सेल्स के बने होते हैं। इन्होंने नर्व सिस्टम को सबसे पहले देखा, नर्व सिस्टम को देख के ये कहा जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सभी सेल्स के बने होते हैं। तो मैथियास लिडेन और थियोडोर स्वान इन दोनों ने मिलकर ये कहा जितने भी एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सभी सेल्स के बने होते हैं। ओके, 1855 के अंदर एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने ये कहा कि जितनी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, यानी कि कोई एक सेल होती है उसी सेल से दूसरी सेल का फॉर्मेशन होता है, एक सेल से नई सेल जो बनती है। ये थ्योरी दी गई थी रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा 1855 के अंदर। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैं बता दूं, जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हाथ, पाँव, पैर, आँख, ठीक है, जैसे जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो वैसे ही सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, वेसिकल्स, फिलामेंट जैसे ये सभी ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाए जाते हैं। और इन ऑर्गेनेल्स के बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनसे सेल मिलके बनी होती है या फिर जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, कि जो न्यूक्लियस होता है एक सेल के सेंटर पोजीशन में पाया जाता है। ओके, और जो न्यूक्लियस का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है सेल को कंट्रोल करना, सेल को इंडिकेशन देना, यानी कि जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं ये सब क्या काम करेंगे ये सब डिसाइड करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए और जेनेटिक मटेरियल जैसे प्रोटीन के सबस्टांस भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना। जैसे ह्यूमन बॉडी के जो बोन्स होती है वो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना या फिर एनर्जी का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसकी जो एनर्जी बनती है वो एक सेल से दो सेल्स तक या फिर पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स तक जो एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है वो गोल्जी बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म के द्वारा करवाई जाती है। राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन बनाया जा रहा है, इस प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाना है ये गोल्जी बॉडी काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल्स का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है सेल का डिवीजन करना, यानी कि जो एक सेल है वो दो सेल कैसे बनाएगी और दो सेल से अनदर सेल्स कैसे बनेगी, ये काम किया जाता है सेंट्रियोल्स के द्वारा। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बेग भी कहा जाता है। सुसाइडल बेग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स या फिर सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जब ये अपना काम करने के बाद इनकी जब डेथ हो चुकी होती है, यानी कि जब ये ख़त्म हो चुके होते हैं, तो इनको एक साफ़ करने का या फिर इनको ख़त्म करने का जो काम किया जाता है वो लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। और लाइसोसोम के द्वारा फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस भी की जाती है। ओके, नेक्स्ट है वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर वाटर का फॉर्मेशन होता है या फिर वाटर स्टोर रहता है सेल का। नेक्स्ट है फिलामेंट या फिर माइक्रोविलाई। जो फिलामेंट और माइक्रोविलाई होते हैं ये सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अब अपने पास है सेल का डायग्राम, जो आपको अब स्क्रीन के ऊपर एक सेल का डायग्राम दिख रहा होगा।
यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, ये सबसे पहले सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं। ओके, और ये न्यूक्लियोलाई राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और इन्हीं राइबोसोम के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यानी इसके ऊपर प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम और प्रोटीन पाए जाने की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होती है। ओके, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से वो स्मूथ होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एनर्जी बनाना, एटीपी की फॉर्म के अंदर ये एनर्जी बनाता है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, जो माइक्रोविलाई होते हैं या फिर इन्हें फिलामेंट भी कहा जाता है, ये सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ये हेयर लाइक जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी हेयर लाइक जैसी स्ट्रक्चर्स है। ओके, ये सेल को मूवमेंट और मोशन प्रोवाइड करवाती है, और ये सेल के आउटर भाग में पाई जाती है। ये सेल के अंदर नहीं पाई जाती, सेल के आउटर भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम, ओके, राइबोसोम छोटे छोटे डॉटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। इनका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट सेंट्रियोल्स। ओके, यहाँ पे आप सेंट्रियोल्स देख पा रहे होंगे। जो सेंट्रियोल्स है ये पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर में आपको, आप देख सकते हो सेंट्रियोल्स को। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर या पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर में आपको सेंट्रियोल्स दिख रहे होंगे। तो सेंट्रियोल्स का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सेल का डिवीजन करना, एक सेल से दो सेल्स को बनाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस के बारे में। ओके, जो गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी एपरेटस होते हैं, इनका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन करने का। ओके, जैसे एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सारा काम किया जाता है गोल्जी बॉडी के द्वारा या फिर गोल्जी एपरेटस के द्वारा। तो इसी प्रकार से इस डायग्राम में आपको सेल के सभी ऑर्गेनल्स दिख रहे होंगे। ओके, आप यहाँ पे सेल का डायग्राम बना भी सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म एक यूनिसेलुलर सेल होती है, यानी कि एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिगेस्ट सेल के बारे में, तो वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो सबसे बड़ी एक सेल है। अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन की जो सबसे छोटी सेल है वो होती है स्पर्म, और ह्यूमन की अगर सबसे बड़ी सेल के बारे में बात करें तो वो होती है ओवम। ओके, और अगर हम ह्यूमन में बात करें लॉन्गेस्ट सेल की तो वो होती है नर्व। ओके, और जो सेल का बायोलॉजिकल नेम है वो होता है साइटो, और जो सेल की स्टडी होती है उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल की ऑर्गेनेल्स के बारे में। ओके, यानी कि सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सेल के अंदर पाए जाने से पहले से बात करते हैं तो सेल के सब नेक्स्ट हर एक ऑर्गेनेल का अब अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा था। जो न्यूक्लियस होता है ये सभी सेल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। एक ये एक्सेप्शन है कि जो न्यूक्लियस होता है वो मैच्योर आरबीसी में नहीं पाया जाता, क्योंकि आरबीसी का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है ऑक्सीजन को कैरी करना। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन काफ़ी अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। इस हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है, और इस ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी की वजह से आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें, जो न्यूक्लियस होता है ये आरबीसी में तो नहीं पाया जाता बिल्कुल भी, लेकिन जो स्केलेटल में जो मसल्स होती है इनके अंदर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, जो न्यूक्लियस की जो शेप होती है ये ओवल शेप की होती है। ओके, नेक्स्ट जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है।
ओके, नेक्स्ट बात करें जो न्यूक्लियस होता है, ये स्पेरिकल बॉडीज पाई जाती है इसके अंदर, कुछ स्पेरिकल बॉडीज होती है यानी कि कुछ राउंडेड शेप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिन्हें न्यूक्लियोलाई कहा जाता है। ओके, जो न्यूक्लियस होता है, जैसे एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर कुछ स्पेरिकल शेप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इन्हें न्यूक्लियोलाई कहा जाता है और इन न्यूक्लियोलाई के द्वारा राइबोसोम बनाया जाता है। और जो राइबोसोम का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, तो अपन कह सकते हैं न्यूक्लियस के द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है। ओके, एंड न्यूक्लियस के अंदर कुछ हेरिडिटरी सेल्स पाई जाती है। हेरिडिटरी सेल्स का मतलब होता है अनुवांशिक सेल्स पाई जाती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है। इन्फॉर्मेशन से मतलब जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के अंदर पाए जाते हैं वही कैरेक्टर्स बच्चों के अंदर भी पाए जाएंगे, उन्हें कहा जाता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ओके, तो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफ़र किए जाते हैं जीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र करे जाते हैं। जीन्स होते हैं डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए को जीन्स कहा जाता है और इनके द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक यानी कि मदर और फादर से बच्चों के अंदर इन्फॉर्मेशन यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से मतलब है किसी बच्चे का जो कलर है वो कैसा होगा, ठीक है, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये सारी की चीज़ें क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इनको एक कलेक्टिवली रूप से जीनोम कहा जाता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जीनोम कहा जाता है। तो ये थी न्यूक्लियस की डिटेल, ठीक है। जो न्यूक्लियस की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। स्केलेटल मसल्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है। ओके, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर स्पेरिकल बॉडीज पाई जाती है जिन्हें न्यूक्लियोलाई कहा जाता है और उनके द्वारा राइबोसोम बनाया जाता है और राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और हेरिडिटरी ट्रांसफ़र करने वाली सेल्स पाई जाती है, ठीक है, जिन्हें जीन्स कहा जाता है। ओके, और इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्टिवली रूप से जीनोम कहा जाता है। तो ये थी न्यूक्लियस की डिटेल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की गई थी वो एटमान नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी वो एटमान नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया वो एटमान ने नहीं दिया बल्कि ये नाम दिया था बेनाडे ने। बेनाडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नाम दिया, खोज की एटमान ने, लेकिन जो नाम दिया गया था वो बेनाडे के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया भी स्पेरिकल ओवल शेप ऑर्गेनेल होता है और जो इसकी साइज होती है वो 0.5 to 5.2 माइक्रोमीटर होती है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो कहीं पे इसकी साइज कम होगी, ठीक है, और कहीं पे इसकी साइज ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो साइज उन ऑर्गेनेल्स या फिर उन ऑर्गन्स के अंदर कम देखने को मिलेगी जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है। ओके, और जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उनके अंदर इसकी साइज ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे लीवर, मसल्स, किडनी, और एक एग्जांपल और है हार्ट, ठीक है। लीवर, मसल्स, किडनी और हार्ट की जो सेल्स होती है इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होगी वो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया की साइज से ज़्यादा होगी, यानी लगभग 5.2 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। और नॉर्मली जो बाकी जितने भी बचे हुए ऑर्गन्स है बॉडी के उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की साइज 0.5 के आसपास होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस को कहा जाता है एरोबिक कंडीशन। क्या कहा जाता है? एरोबिक कंडीशन कहा जाता है। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर एनर्जी का बनाता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी। और इस एनर्जी को कहा जाता है एटीपी। एटीपी की फॉर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर होती है। इसके अंदर कुछ फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ ऐसी फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल कैलिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आउटर लेयर और इनर लेयर का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रिस्टी होते हैं इनके अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होते हैं इनके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को कहा जाता है, जैसे ये यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, इस फ्लूइड को कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाहर की लेयर होती है जिसे आउटर लेयर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इनर लेयर होती है जिससे माइटोकॉन्ड्रियल इनर लेयर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के इन फोल्ड्स के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होते हैं, ठीक है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो फोल्ड्स होते हैं, यहीं पे एरोबिक फेज यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इन्फॉर्मेशन थी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है एनर्जी का फॉर्मेशन करना, एनर्जी या फिर एटीपी का फॉर्मेशन करना। ओके, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का अदर जो नेम है वो है पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी बनाता है। नेक्स्ट बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सबसे पहले गार्नियर के द्वारा देखा गया, ठीक है, ये गार्नियर ने देखा और गार्नियर ने इसके बारे में खोज की थी। गार्नियर के द्वारा ये देखा गया और इसके द्वारा खोज की गई। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर इसे शॉर्ट में ईआरबी कहा जाता है, शॉर्ट में ईआरबी कहा जाता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नाम है ये पॉटर के द्वारा दिया गया। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये डायरेक्टली न्यूक्लियस से अटैच होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये डायरेक्टली, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डायरेक्टली न्यूक्लियस से अटैच होता है। ये न्यूक्लियस से इसलिए अटैच होता है क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिस सरफेस के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उसे इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जैसे मान लो जो ये लेयर है, अगर इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाएंगे तो इसे कहा जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे ही इसकी जो आगे की जो लेयर है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे इसे कहा जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाएंगे और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। तो गोल्जी बॉडी डिस्कवर की गई थी गोल्जी के द्वारा, साइंटिस्ट थे गोल्जी, इनके द्वारा 1898 के अंदर गोल्जी के द्वारा गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया गया। और ये थिन मेम्ब्रेन लाइक ऑर्गेनेल होता है, बहुत पतली मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेल होता है। ओके, और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है ट्रांसपोर्टेशन करना। सबसे इम्पोर्टेंट काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन किसका? प्रोटीन का। गोल्जी बॉडी के द्वारा प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसके अलावा कुछ अमाउंट के अंदर ये एनर्जी को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एनर्जी से मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो एनर्जी बनाई जाती है उसे गोल्जी बॉडी ट्रांसफ़र करता है। और जो प्रोटीन है राइबोसोम के द्वारा जो बनाया जा रहा है उस प्रोटीन को एक सेल से दूसरे सेल तक या फिर पूरी सेल के अंदर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम 1955 के अंदर पैलेडे के द्वारा डिस्कवर किया गया। ओके, और राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट, राइबोसोम के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये सेल का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। ओके, और एक ये ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जो राइबोसोम है इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए इसे मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल कहा जाता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है, जिसे अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये पाया जाता है। जो राइबोसोम होता है ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है तो ये ऑर्गेनेल्स के लिए पाया जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम पाया जाएगा, ये राइबोसोम सभी ऑर्गेनेल्स को प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है। ओके, और कुछ अमाउंट के अंदर जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा साइटोप्लाज्म को प्रोटीन प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा जो राइबोसोम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अलग से प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है। तो राइबोसोम 3 फेज के अंदर पाया जाता है। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम पाया जाएगा वो सभी सेल ऑर्गेनेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है।
एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के लिए अलग से साइटोप्लाज्म के अंदर अलग से राइबोसोम पाया जाएगा जो ओनली साइटोप्लाज्म को ही प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी वैसे ही अलग से राइबोसोम पाया जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ओके, इस प्रकार राइबोसोम 3 जगह पे पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, साइटोप्लाज्म के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज की गई थी डे डुए नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। लाइसोसोम एक राउंड बेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, लाइसोसोम एक राउंड बेक लाइक स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से। ओके, और इस लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पूरे लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा अदर सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अदर सेल ऑर्गेनल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जैसे मान लो एक सेल है, ठीक है, उस सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो काम करने के बाद डिस्ट्रॉयड हो गए। ठीक है, अब डिस्ट्रॉयड होने के बाद अगर वो सेल में ही पड़े रहते हैं तो अदर सेल को वो नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उन सभी सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और सभी सेल ऑर्गेनेल्स को ख़त्म किया जाता है। तो जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये बाहर निकलता है। ये बाहर कैसे निकलता है? जो लाइसोसोम होता है ये फट जाता है। ठीक है, ये फटने की वजह से इसको सुसाइडल ब्रेक भी कहा जाता है। जो लाइसोसोम होता है ये फट जाता है। ठीक है, इस फटने की कंडीशन को सुसाइडल ब्रेक कहा जाता है, और जितना भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर फैल जाता है। उसकी वजह से जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा इसे इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव ऑर्गेनेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका जो काम है वो सभी अदर सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करना है। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया ये सभी ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो जिनको डिस्ट्रॉय करने के बाद ही इनको डाइजेस्ट भी कर जाता है। ओके, तो उनको ख़त्म भी करता है और उनको डाइजेस्ट भी करता है। और ये आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। जो लाइसोसोम है ये सभी सेल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन आरबीसी के अंदर ये नहीं पाया जाता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है फेगोसाइटोसिस करना। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर आते हैं, ओके, उनको ये खाने का काम करती है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर अगर एंटर होते हैं, ठीक है, तो ये इनको खाने का काम करती है और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखने में ये हेल्पफुल होती है। तो डब्ल्यूबीसी और लाइसोसोम साथ ही में एक साथ काम करते हैं और एक जैसा काम करते हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी के अंदर लाइसोसोम ज़्यादा पाए जाते हैं और ज़्यादा संख्या के अंदर और बड़ी साइज के अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो फेगोसाइटोसिस का ये काम करती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजन है, जिससे अगर अपनी बॉडी में एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम इनसे लड़ता है। अपनी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाया जाता है वो लाइसोसोम और डब्ल्यूबीसी के द्वारा बनाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी और लाइसोसोम एक साथ काम करते हैं, इसीलिए डब्ल्यूबीसी के अंदर लाइसोसोम ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये थी लाइसोसोम की डिटेल। ठीक है, लाइसोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है फेगोसाइटोसिस करना और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं उनको डाइजेस्ट करना। तो 2 इंपॉर्टेंट वर्क है और ये आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम ये एक सबसे पहले सेंट्रोसोम की जो सेंट्रोसोम डिस्कवर किया गया था बेंडर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, और जो ये नाम दिया गया सेंट्रोसोम वो बोवेरी के द्वारा दिया गया है। राइबोसोम की तरह ही सेंट्रोसोम भी मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है। ओके, और ये राइबोसोम के पास सिचुएटेड होता है। ठीक है, राइबोसोम की तरह ही जो सेंट्रोसोम होता है वो मेम्ब्रेनलेस होता है, और जो इसकी लोकेशन होती है सेल के अंदर वो होती है राइबोसोम के पास। ओके, यानी कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम पाया जाएगा उस साइटोप्लाज्म के राइबोसोम के पास में सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, और ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, जो सेंट्रोसोम होता है ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होगी, कुछ इस तरीके से ये पाई जाती है। ठीक है, और एक जगह पे 2 सेंट्रियोल्स आपस में पाए जाते हैं। एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम को सेंट्रियोल्स भी कहा जाता है। तो 2 सेंट्रियोल्स एक जगह पर पाए जाते हैं और ये सेल के सेंटर के अंदर पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, जिस तरीके से न्यूक्लियस
सेल के सेंटर में पाया जाता है, वैसे ही सेंट्रोसोम भी सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और जो सेल का जो सेंट्रोसोम का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है सेल का डिवीजन करना। सेल के डिवीजन से मतलब जैसे एक सेल बनी हुई है, कोई एक सेल है ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके, इस एक सेल से दो अनदर सेल्स बनती है, इस एक सेल से दो अनदर सेल्स बनती है। तो जो ये दो अनदर जो सेल्स बनी है वो सेंट्रोसोम के द्वारा ही ये सेल्स बनती है, ओके। तो जो अदर जो नई सेल बनाई जा रही है या फिर जो सेल का डिवीजन किया जा रहा है वो सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हो गया इसका। नेक्स्ट बात करेंगे हम साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म एक तरीके का फ्लूइड होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर फ्लूइड सबस्टांस पाया जाता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और पूरी सेल के अंदर लगभग 55% तक साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इस साइटोप्लाज्म का लगभग 75 से 90% इसके अंदर वाटर पाया जाता है और रिमेनिंग पार्ट के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आयंस पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है, फैटी एसिड, प्रोटीन, फैट और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं। इनके अलावा एटीपी की फॉर्म के अंदर एनर्जी भी पाई जाती है। और कुछ केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है जिसके द्वारा ग्लाइकोलाइसिस जैसी केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन या फिर ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना, ओके। तो इस तरीके से कुछ केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक पोर्शन होता है सेल का, लगभग 55% भाग बनाता है पूरे सेल का ये। और लगभग पूरी साइटोप्लाज्म का लगभग 75 से 90% तक इसके अंदर वाटर पाया जाता है और रिमेनिंग पार्ट के अंदर इसके अंदर आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, फैट, एटीपी और वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं। और इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है जिसे ग्लाइकोलाइसिस, ओके। नेक्स्ट सबसे लास्ट पार्ट फ्लैजिला, माइक्रोविलाई और सीलिया। फ्लैजिला, माइक्रोविलाई और सीलिया ये सभी पाए जाते हैं सेल की बाहर की तरफ। अब तक अपन जो भी पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स ये सभी सेल के अंदर पाए जा रहे थे, लेकिन जो फ्लैजिला, माइक्रोविलाई और सीलिया जो होते हैं ये सभी सेल की बाहर की तरफ पाए जाते हैं। ये लगभग कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये एक सेल है, ये इसके बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्लैजिला, माइक्रोविलाई और सीलिया ये तीनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये इनका जो काम होता है वो मूवमेंट करने का होता है। सेल के बाहर की तरफ ही पाई जाएगी। इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है मूवमेंट करने का और ये हेयर लाइक जैसी स्ट्रक्चर होती है, ओके। जो फ्लैजिला है, ठीक है, जो फ्लैजिला है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है स्पर्म के अंदर। फ्लैजिला पाई जाती है स्पर्म के अंदर, माइक्रोविलाई पाई जाती है इंटेस्टाइन के अंदर और सीलिया पाई जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। फ्लैजिला, माइक्रोविलाई, सीलिया दिखने में एक जैसी ही होती है लेकिन ये तीनों अलग अलग जगह पे पाई जाती है और लगभग इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। बट अगर सेम लाइक एक स्ट्रक्चर देखें तो ये हेयर लाइक जैसी स्ट्रक्चर होती है, ओके। सेल के बाहर की तरफ पाई जाती है। फ्लैजिला पाई जाती है स्पर्म के अंदर, माइक्रोविलाई पाई जाती है इंटेस्टाइन के अंदर और सीलिया पाई जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, ओके, इनके अंदर ये पाई जाती है। तो ये तीनों की लोकेशन अलग अलग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल के डिवीजन के बारे में, यानी कि एक सेल से दो सेल कैसे बनती है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल डिवीजन क्या होती है? एक पुरानी सेल से नई सेल का बनना कहलाता है सेल डिवीजन। पुरानी सेल को बायोलॉजिकल फॉर्म में कहा जाता है पेरेंटल सेल। जैसे मानो ये कोई एक पेरेंटल सेल है, यानी कि ये एक पहले से बनी हुई एक सेल है। इस सेल के द्वारा अगर नई सेल बन रही है इसे कहा जाता है सेल डिवीजन। ये क्या है? ये है पेरेंटल सेल, ओके। तो इस सेल के द्वारा अगर दो जो नई सेल बन रही है इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन। तो हम अब पढ़ेंगे सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस के बारे में कि सेल कैसे डिवाइड होती है, एक पेरेंटल सेल से दो नई सेल्स कैसे बनती है, ओके। तो सेल डिवीजन होता है सेल साइकिल के द्वारा, ओके। जो सेल साइकिल होती है इसका मतलब होता है
एक सेल डिवीजन के टाइम पे जितना टाइम लिया जाता है उसे कहा जाता है सेल साइकिल। जैसे मान लो ये एक परमानेंट पहले से पेरेंटल सेल है, इस सेल के द्वारा दो अनोदर सेल बन रही है, ठीक है। इस सेल के बनने के टाइम के लिए जो टाइम लिया गया है इसे कहा जाता है सेल साइकिल, ओके। और जो ये टाइम लगता है एक सेल साइकिल के टाइम पे उसे कहा जाता है वन जनरेशन, ठीक है। जैसे मानो कोई एक सेल के द्वारा दो नई सेल बन रही है, इस टाइम पे जो टाइम लग रहा है इसे कहा जाता है सेल जनरेशन, ओके, सॉरी वन जनरेशन। और जो टोटल टाइमिंग लगती है सेल डिवीजन में वो लगती है 10 to 12 आवर्स। कितनी लगती है? 10 to 12 आवर्स, 10 से 12 घंटे लगते हैं एक सेल साइकिल के डिवीजन में, फिर सेल डिवीजन के अंदर। और जब सेल डिवीजन होती है, ओके, जब सेल डिवाइड होती है एक सेल से, जब दो सेल्स बनती है, उस टाइम पे जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है सीखने की वो ये है कि सेल्स, एक सेल से जब दो सेल्स बनाई जाती है उस टाइम पे जो लगने वाला जो टाइमिंग होता है उसे कहा जाता है सेल साइकिल। और इस टाइमिंग को कहा जाता है वन जनरेशन। इस जनरेशन के अंदर जो टोटल टाइमिंग होती है वो होती है 10 से 12 घंटे। और इस टाइम पे जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सेल साइकिल जो होती है ये दो फेज में कंप्लीट होती है। पूरी सेल साइकिल के लिए दो फेज जरूरी होती है। पहली फेज है इंटरफेज और दूसरी फेज है माइटोसिस फेज, ओके। पहली फेज है इंटरफेज, दूसरी फेज है माइटोसिस फेज या फिर एम फेज। तो पहले बात करते हैं हम इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज का मतलब है वो फेज जो सेल ऑर्गेनेल्स बनाती है, ओके। इंटरफेज के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स को बनाया जाता है। और जो ये फेज होती है टोटल 3 फेज के अंदर कंप्लीट होती है, G1 फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज के अंदर। इंटरफेज के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ओके। और ये फेज 3 फेज में कंप्लीट होती है, G1 फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज के अंदर ओनली सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप होते हैं। G1 फेज में क्या होता है? ओनली सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप होते हैं। और G1 फेज को गैप फेज फर्स्ट और ग्रोथ फेज फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो G1 फेज है ये सबसे पहली फेज है इंटरफेज की या फिर सेल साइकिल की, सेल डिवाइडेशन की सबसे पहली जो फेज है वो है G1 फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप होते हैं और इस फेज को गैप फेज फर्स्ट और ग्रोथ फेज फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिंथेसिस फेज के अंदर। सिंथेसिस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन, इसे समझने की कोशिश करना। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? जैसे मानो कोई एक डीएनए पहले से प्रेजेंट है, ओके। इस डीएनए के द्वारा इसकी कॉपी की जाती है, इसे कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना या फिर एक डीएनए से आरएनए बनाना, ओके। एक डीएनए से आरएनए बनाना और डीएनए की जो कॉपी करना होता है उसे कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम G2 फेज के बारे में। जो G2 फेज होती है, G2 फेज के अंदर जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये ग्रोथ करते हैं और आगे की सेल डिवीजन की प्रिपरेशन की फेज स्टार्ट होती है। G2 फेज, ओके। G2 फेज के अंदर ग्रोथ कंटिन्यूस बनी रहती है, आगे की ग्रोथ कंटिन्यूस बनी रहती है और सेल डिवीजन की आगे की जो फेज होगी ये प्रिपेयर होती है, ओके। जो सेल डिवाइड होने की जो फेज होगी, ओके, वो प्रिपेयर होती रहती है और जितने ऑर्गेनेल्स जितने बन चुके हैं वो आगे ग्रो करते रहते हैं। और G2 फेज को गैप फेज सेकंड और ग्रोथ फेज सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ओके। इसके अंदर G1 फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज 3 प्रकार की फेज पाई जाती है। G1 फेज के अंदर ओनली सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप होते हैं। सिंथेसिस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यानी डीएनए की कॉपी बनती है। और G2 फेज के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स बन चुके हैं वो आगे ग्रो करते हैं और आगे की जो सेल डिवाइड होने की जो प्रिपरेशन होगी, जो तैयारी होती है, वो G2 फेज के अंदर कंप्लीट होती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोसिस फेज की। माइटोसिस फेज के अंदर भी सेम वही डेफिनेशन है। माइटोसिस फेज के अंदर पेरेंटल सेल होती है, ओके। एक पेरेंटल सेल है, इस पेरेंटल सेल के द्वारा दो अनोदर सेल्स बनती है, ओके।
इन अनदर सेल्स को कहा जाता है डॉटर सेल। ये होती है डॉटर सेल, और पहले से जो सेल होती है उसे कहा जाता है पेरेंटल सेल। पेरेंटल सेल एक होती है, इस एक पेरेंटल सेल से दो अनदर डॉटर सेल्स बनती है, इसे कहा जाता है माइटोसिस। इन जो सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम की जो नंबरिंग होती है वो होती है टोटल 46। जो डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो टोटल 46 पाए जाते हैं। जो माइटोसिस होती है ये आगे 4 फेज के अंदर कंप्लीट होती है। पहली है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज और चौथी है टीलोफेज। तो अपन वापस से इसको समझने की कोशिश करते हैं। माइटोसिस जो होती है, माइटोसिस के अंदर एक पेरेंटल सेल होती है, एक पेरेंटल सेल के द्वारा 2 डॉटर सेल्स बनती है। इन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। नंबर सेम कैसे होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर, और ये फेज होती है टोटल 4 फेज में कंप्लीट होती है। पहली है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज और चौथी है टीलोफेज। तो पहले हम इन फेजेस को समझने की कोशिश करते हैं, इन फेज के अंदर होता क्या है। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस स्लाइड के अंदर सब कुछ बताया गया है, सभी फेजेस के बारे में यहाँ पे डिटेल बताई गई है। मैं फिर भी आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि हर एक फेज के अंदर होता क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज के बारे में। सबसे पहली फेज है प्रोफेज। ओके, प्रोफेज में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस ब्रेक डाउन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, प्रोफेज है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा ये कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और न्यूक्लियस आधा अधूरा ही बना हुआ होता है। ओके, वापस समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे प्रोफेज है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। ओके, और जो इसका जो न्यूक्लियस होगा इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होती है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज के अंदर इसके अंदर जो क्रोमेटिन्स होते हैं, क्रोमेटिन का मतलब होता है जो क्रोमोसोम के कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है उन्हें कहा जाता है क्रोमेटिड्स। ओके, ये सेल है। ओके, इसके अंदर क्रोमेटिन्स होते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम होंगे वो एकदम सेंट्रल के अंदर पाए जाएंगे। ओके, जैसे क्रोमोसोम है ये सेंट्रल के अंदर आपस में पाए जाते हैं मेटाफेज के अंदर। इस जगह के ऊपर ये सारे क्रोमोसोम यहाँ पे पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम एनाफेज के अंदर। एनाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं ये एकदम पोल साइड में चले जाएंगे। पोल साइड का मतलब जो सेल मेम्ब्रेन की जो दीवारें हैं इसके पास में चले जाएंगे। यहाँ पे डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये सेल है। ओके, अब तक जो क्रोमोसोम पाए जा रहे थे वो कहाँ पाए जा रहे थे? सेंटर में पाए जाते हैं। पर एनाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम होंगे ये एकदम सेल मेम्ब्रेन के पास में पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से एनाफेज कंप्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम टीलोफेज के बारे में। टीलोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये ब्रेकडाउन होती है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अनकोइल्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ मैं आपको। जो टीलोफेज है इसके अंदर कुछ इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है ये भी 2 भागों में बटी हुई होती है। ओके, कुछ इस तरीके से ये बटी हुई होती है, और जो इनका साइटोप्लाज्म होता है ये भी डिवाइडेड होता है। तो इस तरीके से जो टीलोफेज होती है ये लगभग 2 भागों में बटी हुई होती है। और यहाँ से सेल में जो एक सेल से जो 2 सेल्स की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट आती है साइटोकाइनेस फेज। साइटोकाइनिन में क्या होता है? ये दोनों के दोनों जो सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल होती है ये अलग अलग हो जाती है। ये सेल फर्स्ट होती है, ये सेल सेकंड होती है। ये अपन बात कर रहे थे सेल, एक सेल से 2 सेल कैसे बनती है। तो एक सेल से 2 सेल बनने के लिए क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग होगी। ओके, जो प्रोफेज के अंदर कंप्लीट होती है। प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है ये अलग होती है। मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं ये सेंटर के अंदर पाए जाएंगे। एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो एकदम साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की दीवारों के पास में पाए जाएंगे। टीलोफेज के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाते हैं। और साइटोकाइनेस फेज के अंदर एक सेल से 2 सेल्स कंप्लीटली बन चुकी होती है। तो इस तरीके से कंप्लीट माइटोसिस की फेज होती है। इस फेज के अंदर क्रोमोसोम
46 क्रोमोसोम ही बने रहते हैं, क्रोमोसोम आधे नहीं होते हैं इसके अंदर। सेल जरूर एक सेल से 2 सेल्स बनती है, बट जो क्रोमोसोम होते हैं ये कंप्लीटली 46 ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोसिस के फंक्शन के बारे में। जो माइटोसिस का जो फंक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो होता है टिश्यू को रिपेयर करना। जैसे मान लो टिश्यू को रिपेयर कैसे होता है, नॉर्मली कोई किसी इंसान का अगर एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लगने के बाद उस जगह के ऊपर वापस से नए टिश्यू आते हैं या फिर उसकी स्किन जब दोबारा बनती है, उस टाइम पे जो सेल का जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। ओके, जैसे मानो कोई पर्सन है, उसकी किसी वजह से उसके चोट लग गई या उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसकी ड्रेसिंग प्रॉपर करवाई जा रही है, पर इस फेज में हो रहा क्या है, उस जगह पे नई स्किन आ रही है, नई मसल्स आ रही है। ओके, जो उसकी जो लगी हुई जो चोट थी वो रिपेयर हो रही है। इस रिपेयरिंग के टाइम पे जो एक सेल से जो 2 सेल्स बन रही है, उस जगह ऊपर जो नई सेल आ रही है और जो नई स्किन आ रही है वो सेल की वजह से आ रही है। तो ये जो टोटल जो प्रोसेस हो रही है ये माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही होती है। ओके, और इसके अंदर जो सेल्स होती है वो ग्रोथ करती है, एक सेल से 2 सेल्स ग्रोथ करती है, और जो टिश्यू होते हैं, जो डैमेज हो चुके हैं जो टिश्यू, वो रिपेयर होते हैं इसके अंदर। तो ये थी टोटल माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज के अंदर नए टिश्यूज बनते हैं, ओके, और टिश्यू ग्रो करता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मियोसिस फेज। मियोसिस फेज की भी डेफिनेशन सेम है माइटोसिस की तरह ही। इसके अंदर भी एक पेरेंटल सेल होती है और एक पेरेंटल सेल से 2 सेल्स बनती हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि जो सेल्स होती है ये, इनका जो नंबर होता है इसमें हाफ रहता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सेल आधी रहेगी, इसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं ये हाफ रहते हैं। मियोसिस की डेफिनेशन सेम वैसे ही है जो माइटोसिस या फिर सेल डिवीजन की होती है। जैसे एक पेरेंट सेल होती है और उस एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल बनती है। ओके, जैसे ये एक पेरेंटल सेल है और इस पेरेंटल सेल से यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनती है, ठीक है। तो जो डॉटर सेल्स बनती है, इन डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो 23 होता है। तो माइटोसिस और मियोसिस का मेन डिफरेंस जो होता है वो यही है, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो 46 होते हैं, बट मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो 23 होंगे। नेक्स्ट, जो मियोसिस की सेल्स होती है वो गैमेट्स के द्वारा बनती है। गैमेट्स यानी मेल स्पर्म और फीमेल के ओवम, इनका जब फ्यूजन होता है, इनके फ्यूजन से जो सेल बनती है उसके अंदर मियोसिस वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है। और माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो टिश्यू को हील करने के लिए होती है। ओके, जैसे एक्सीडेंटल की कंडीशन के अंदर अगर वापस से जो टिश्यूज हो रहे हैं, जो टिश्यू डेड हो चुके होते हैं या फिर जो डैमेज हो चुके टिश्यू होते हैं वो वापस से रिपेयर होते हैं, वो माइटोसिस की कंडीशन में होता है। लेकिन मियोसिस की कंडीशन में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं यानी स्पर्म और ओवम, जब आपस में इनका जब फ्यूजन होता है, इनकी फ्यूजन से जो नई सेल्स बनती है, इस टाइम पे जो बनने वाली जो सेल्स होती है इनके अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है और इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो 23 होते हैं। नेक्स्ट, जो मियोसिस की इंटरफेज होती है, ओके, ये सेम माइटोसिस की फेज की जैसी ही होती है, लेकिन जो मियोसिस के आगे की जो फेज होती है ये, इसमें 2 फेज होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड की जो प्रोसेस है इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम समझेंगे कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड के अंदर क्या होता है। तो ये था अपना सेल डिवीजन और सेल की कंप्लीट डिटेल। तो इस पूरी वीडियो में हमने ये देखा कि सेल होती क्या है, ओके, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल कैसे बनती है, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ओके, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पढ़ा, सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, सेल की हिस्ट्री, ये सब हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ी है। ओके, सबसे पहले हमने जाना कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे सेल जो होती है वो एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है। उसके बाद हमने सेल की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की कि सेल को सबसे पहले किसने देखा, ठीक है, सेल का नाम किसने दिया। फिर हमने ये देखा कि इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ह्यूमन के अंदर सबसे छोटी सेल कौन सी पाई जाती है, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ओके।
उसके बाद हमने सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करी। न्यूक्लियस क्या होता है, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम क्या है, गोल्जी बॉडी अपना क्या काम करती है, लाइसोसोम का काम क्या है, सेंट्रोसोम क्या करता है, ओके। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है ये कम्प्लीटली कैसे सेल में हेल्पफुल होता है, फ्लैजेला का अपना अलग से इम्पोर्टेंस होती है सेल के अंदर, और फिर लास्ट में हमने सेल डिवीजन पढ़ा कि एक सेल से दो सेल्स कैसे बनती है, सेल साइकिल क्या होती है, जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में एक सेल से दो नई सेल्स बनती है, इनके अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो 46 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है व्हाट इज सेल, सेल होती क्या है। तो सेल की जो डेफिनेशन है वो सिंपल है। सेल एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है एक ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं, ओके, एनवायरनमेंट में जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी ह्यूमंस हैं, इन सब की जो एक स्ट्रक्चर और जो फंक्शन यूनिट होती है उससे अपन क्या कहते हैं, सेल। नेक्स्ट है हु वॉज फर्स्ट सा द सेल, सेल को सबसे पहले किसने देखा। अभी देखो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं। अपने यहाँ पे जो पहला आंसर होगा वो होता है, अगर अपन प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले जो सेल को देखा गया था वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा देखा गया, ओके। अगर अपन ह्यूमंस के अंदर बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो सबसे पहले सेल को देखा गया वो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया, ओके। लगभग 1800 के अंदर इन दोनों ने सेल्स को देखा। सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के अंदर प्लांट्स के अंदर सेल देखी, और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा देखी गई, और उसके बाद रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल देखी गई। नेक्स्ट है हु गिव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हु गिव द सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी की दी गई थी वो दी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल सेल का कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल सेल का होता है राइबोसोम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट द सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, इनकी एक लिस्ट के लिए अगर अपन बात करें तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल में बात करें, अगर बाहर की तरफ से बात करें तो सबसे पहले सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनर साइड के अंदर तो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट पास में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियस की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, कि सेल के अंदर कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। तो सेल के अंदर दो प्रकार के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसे मटेरियल या फिर ऐसे कंपोनेंट जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल, ओके। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेल डूइंग द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, एक ऐसा ऑर्गेनेल जो कि फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को करता हो। तो इसका यहाँ पे आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम के द्वारा फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को किया जाता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है इंगल्फ करना, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करना या फिर सेल ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करना। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है इंगल्फमेंट करना, यानी उन्हें निगलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का अनदर नेम क्या है। तो राइबोसोम का अनदर नेम जो है वो है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो नॉर्मली 46 क्रोमोसोम सेल के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम व्हाट इज माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस का मतलब होता है एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होना, और जो पेरेंटल सेल से डॉटर सेल्स बनेगी उनके अंदर जो क्रोमोसोम की जो नंबरिंग होगी वो होती है टोटल 46, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज मियोसिस,
म्योसिस क्या होता है? म्योसिस का मतलब होता है पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होना, लेकिन जो डॉटर सेल्स बनेगी इनके अंदर क्रोमोसोम की जो नंबर होते हैं वो 23 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या मेजर डिफरेंस होता है? तो माइटोसिस और मियोसिस का मेजर डिफरेंस ये है कि जो माइटोसिस होता है इसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो टोटल 46 होते हैं और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम के नंबर 23 होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है, माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो टिश्यू को रिपेयर करने के लिए होती है, यानी कि किसी इंसान का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की कंडीशन के अंदर उसके जो टिश्यू वापस से रिपेयर हो रहे हैं, उसकी जो नई स्किन आ रही है वो माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होती है। और जो मियोसिस की जो प्रोसेस में क्या होता है, इसके अंदर मेल के स्पर्म और फीमेल के जो ओवम होता है, जब इनका फ्यूजन होता है, इनके फ्यूजन से जो नई सेल बनती है उन सेल्स के अंदर जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस प्रोसेस के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। तो मेजर जो डिफरेंस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और इनके अलावा अगर अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें, जैसे आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं? आरएनए 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इनके साइज के अकॉर्डिंग 70S और 90S। ओके, ये इनकी साइज होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइबोसोम का। इसके अलावा जो राइबोसोम होते हैं ये आरएनए की सिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान बनते हैं, यानी कि जो आरएनए होते हैं, आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो जो राइबोसोमल आरएनए वाली प्रोसेस होती है उस दौरान राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। ओके, और आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन लाइसोसोम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो लाइसोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन ये होंगे कि जो लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, यानी कि जो ये एंजाइम होता है ये लाइसोसोम से रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों को ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करने का ये काम भी करता है। इसके अलावा ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसलिए लाइसोसोम को डाइजेस्टिव ऑर्गेनेल भी कहा जाता है या फिर सुसाइडल बेग के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइसोसोम के बारे में। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म के बारे में तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये टोटल सेल का 55% भाग बनाता है और ये वाटरी कंपोनेंट होता है सेल का। इसके अलावा साइटोप्लाज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो वो ये आता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है, प्रोटीन, फैट, एटीपी, ये सारी चीज़ें और इनके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आयंस पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के टाइम पे एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, इससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेंट्रोसोम टोटल नंबरिंग में 2 होते हैं एक सेल के अंदर और ये दोनों आपस में एक साथ प्रेजेंट होते हैं और ये सेल के जो पोल साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, उस जगह पे ये पाए जाते हैं और आपस में अटैच होते हैं फाइबर्स के द्वारा। और इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है सेल डिवीजन के अंदर। ओके, सेल डिवीजन के अंदर सेंट्रोसोम हेल्प करते हैं। जैसे माइटोसिस और मियोसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर ये कंप्लीट बता रखा है कि किस तरीके से सेंट्रोसोम डिवाइड होके एक सेल को डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है एटीपी फॉर्म में एनर्जी को सिंथेसिस करता है और इसका जो अलग अनदर नेम है वो है पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज होती है नॉर्मली 0.5 माइक्रोमीटर होती है। इसके अलावा किसी किसी ऑर्गन्स के अंदर इसकी जो साइज होगी वो ज़्यादा देखने को मिलती है। वो ज़्यादा इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जैसे लीवर, किडनी और हार्ट यहाँ पे। इसके अलावा मसल्स
इन सभी जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होगी वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर इसका खुद का डीएनए होता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर अपना अलग से डीएनए होता है और ये अपना जेनेटिक मटेरियल खुद बनाता है। ओके, और ये मदर से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके अंदर 37 जीन्स पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर टोटल 37 जीन्स पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में, तो न्यूक्लियस का जो क्वेश्चन है तो वो ये है, जो न्यूक्लियस होता है इसके बाहर की तरफ लेयर पाई जाती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर लेयर। ओके, और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ओके, इसके अलावा इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर, जो सेंट्रल के अंदर पाए जाते हैं, जिसे कंप्लीटली न्यूक्लियोलाई कहा जाता है। ओके, न्यूक्लियोलाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं और इन न्यूक्लियोलाई जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ओके, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन वाली जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को जीनोम कहा जाता है। तो ये जीनोमिक प्रोसेस होती है कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट गोल्जी बॉडी के बारे में बात करें तो गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है या गोल्जी काय के नाम से जाना जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, मोस्टली प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन के अगर बारे में अपन बात करें तो सेल डिवीजन जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि एक सेल से 2 सेल्स रिप्रोड्यूस होती है और ये अपने आप होती है। इसके लिए 2 प्रोसेस होती है, माइटोसिस मियोसिस, और ये एक सेल साइकिल के द्वारा कंप्लीट होती है। सेल डिवीजन के अंदर जो फर्स्ट फेज होती है वो होती है इंटरफेज। इस फेज के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये रिपेयर होते हैं। ओके, और जो माइटोसिस की जो फेज होती है इसमें टोटल 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इन चारों फेज के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये आपस में टूटते हैं। जैसे पहले न्यूक्लियस टूटता है, ओके, उसके बाद साइटोप्लाज्म टूटता है और फिर लास्ट में टेलोफेज की फेज में आते आते ये एक सेल से 2 सेल बन चुकी होती है। वैसे ही मियोसिस की प्रोसेस होती है। ओके, ये रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होता है। इसके अंदर 2 पहली फेज जो इंटरफेज वाली होती है वो सेम होती है, लेकिन जो मियोसिस और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड इसके अलग से 2 प्रोसेस होती है। इसके अंदर सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो हैप्लॉइड सेल के डिवीजन के द्वारा होता है और इन्हें गैमेट सेल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से सेल का ये टॉपिक कंप्लीट होता है अपने यहाँ पे। तो इस पूरे वीडियो के अंदर आप लोगों ने सेल के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की होगी और शायद मुझे लगता है आप लोगों ने पूरा वीडियो देखने की भी कोशिश करी है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि सेल के बारे में आपको कहाँ से पढ़ना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और मिलते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।